नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा इतिहास चल रहा है, इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत देख रहे हैं। और आधुनिक भारत में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखें। इसको दोस्तों कुछ पार्ट में देखेंगे। जैसे आज एक पार्ट बनाएंगे और कल दूसरा पार्ट बनाएंगे, और 2 पार्ट में दोस्तों पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और जो उसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे उसी में से बनेंगे, उससे बाहर पेपर में नहीं आते, कौन सी भी एग्जाम हो। ठीक है, तो देखिए इसके हम कुछ सब टॉपिक है, उस सब टॉपिक को आज पढ़ेंगे और आधे को कल पढ़ेंगे। और 2 पार्ट में हमारा जो है ये जो 1857 की क्रांति है ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, एक सबसे पहले रहेगा कि कुछ खास बात याद रखनी है आपको। खास बात जो इसकी रहेगी, एक इसका चैप्टर रहेगा। फिर दूसरा रहेगा कि इस क्रांति पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है दोस्तों कि एक्चुअली में ये क्रांति जो है वह क्या है। क्योंकि दोस्तों अगर देखें तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्र आंदोलन है, क्या है सैनिक विद्रोह है, या कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। ये दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से। तो एक्चुअली में इस क्रांति को हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इसके जो आंसर है वो हम क्रांति के अंत में, जो कि अंतिम जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय इतिहासकार इसे क्या कह रहे हैं और ब्रिटिश इतिहासकार इसे क्या कह रहे हैं। एक्चुअली में इसको हम क्या कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके बाद में अगर तीसरा पॉइंट अगर देखें, तीसरा पॉइंट आ सकता है कि इस क्रांति के कारण, ये क्रांति दोस्तों हुई क्यों, इसके क्या कारण हुए। ठीक है, इसको देखेंगे क्या क्या कुछ तो कारण रहे होंगे जब हुई। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि इस क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ। ठीक, और इसका आखिरी पॉइंट देखेंगे कि इस क्रांति का विस्तार, ये क्रांति दोस्तों फैली कहाँ तक। 5 पॉइंट। ठीक, कुछ खास बातें देखेंगे इसमें, जो आज खास बातें रहेगी इसकी। फिर उसके बाद में इसका क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क तो होता ही है कि हम इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, राष्ट्र आंदोलन कहते हैं, क्रांति कहते हैं, सैनिक विद्रोह कहते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बोला है। तो दोस्तों एक्चुअली में इस क्रांति को हम क्या कहेंगे, वो क्वेश्चन मार्क दोस्तों यहाँ उठता है। ठीक है, अब कुछ खास बातें दोस्तों, खास बातें क्या उसको हमको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले ये कि कुछ बातें याद आती है कि ये क्रांति हो रही थी, तो मेन क्रांति से क्वेश्चन ना होकर क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। खास बातें क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जब 1857 की क्रांति थी तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय था पाल्मर्स्टन। ठीक है दोस्तों, कौन सा, पाल्मर्स्टन। ठीक, पाल्मर्स्टन था। उसके बाद में देखें तो भारत का जो मुग़ल चल रहा था दोस्तों, 1857 क्रांति आखिरी था, बहादुर शाह जफ़र मुग़ल जो नवाब था भारत में, वो कौन था, तो वो था राजा जो अंतिम था, बहादुर शाह जफ़र, जिसको हम बादशाह द्वितीय भी बोलते। ठीक है दोस्तों, ये 2 हुए। उस समय 1857 क्रांति को दबाने के लिए जो मुख्य सेनापति था, अंग्रेजों ने नियुक्त किया था, वो था कैंपबेल। ऐसा कहा जाता है कि अंदर ही अंदर योजना इस क्रांति की बन गई थी लड़ने के लिए। तो उसका प्रतीक था रोटी, मतलब चपाती या रोटी कुछ भी बोल सकते हैं, और कमल का फूल। ऐसा कहा जाता है कि पहले मोबाइल कुछ तो था नहीं, तो ऐसा कहा गया कि एक रोटी होती थी, उस रोटी को घुमाया जाता था, एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, चौथे हाथ, फिर ऐसे गांव में, फिर दूसरे गांव में कोई व्यक्ति उसको दे दिया जाता था गुप्त तरीके से। और इस तरह हर गांव में, भारत के हर राज्यों के गांवों में घुमाई जाती थी, ताकि जो उस रोटी को लेकर हाथ में ले लेता है, इसका मतलब कि वो इस क्रांति में भाग ले रहा है। जो हाथ में नहीं लेता था, इसका मतलब वो भाग नहीं लेगा। तो इसे दोस्तों गुप्त तरीके से इसको पहुंचा गया। तो दोस्तों 5 बातें याद रखना है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाल्मर्स्टन, और भारत में अंतिम शासक मुगलों का बहादुर शाह जफ़र। ठीक, क्रांति का दमन करने के लिए कैंपबेल को नियुक्त किया गया, और इस क्रांति का जो प्रतीक था वह था कमल का फूल और चपाती। उसके बाद में दोस्तों देखिए तो उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता हुआ था लॉर्ड कैनिंग, जो कि डलहौजी ने जो नीति अपनाई थी उसका खामियाजा कैनिंग को भुगतना पड़ा। और कैनिंग ने जैसे ही यहाँ पर गया कि उसकी
सत्ता आती है, मतलब वो भारत का गवर्नर जनरल बनता है और उसी के समय क्रांति हो जाती है। तो दोस्तों ये हमने देखा, इस पर क्वेश्चन मार्क उठता ही है, मैंने आपको समझाया। और उसके बाद हम कारण देखेंगे क्रांति क्यों हुई। तो दोस्तों इसके काफ़ी सारे कारण निकलते हैं, जैसे राजनीतिक कारण, ठीक है दोस्तों, राजनीतिक कारण निकलते हैं, राजनीतिक। फिर उसके बाद में आर्थिक क्या कारण है। फिर उसके बाद में सामाजिक धार्मिक, ठीक है, सामाजिक धार्मिक कारण होता है। फिर उसके बाद में एक सैनिक कारण होता है, सैनिक कारण। और फिर तात्कालिक कारण, ठीक, तात्कालिक कारण भी होता है। तो दोस्तों उसको देखते हैं। देखिए, अगर राजनीतिक कारण की बात करें तो जो वेलेजली था, ऐसा नहीं है कि इससे पहले क्रांति नहीं हुई थी, इसके पहले भी काफ़ी क्रांतियाँ हुई थी। छोटी मोटी छोट-पोट युद्ध हुए थे, जो कि अंग्रेज जो 1757 से जब से राज कर रहे थे तब से छोटे मोटे छुट-पुट युद्ध होते थे, लेकिन इतने विख्यात नहीं थे, इतने उनका प्रभाव पड़ा नहीं था अंग्रेज़ों पर। और इस क्रांति के बाद वो भारतीय लोगों को समझने लगते हैं कि भाई भारतीयों में भी क्रोध की ज्वाला उठती है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो वेलेजली था, वेलेजली ने ज़बरदस्ती जो कि सहायक संधि शुरू की। अब सहायक संधि मैंने आपको समझाया कि सहायक संधि में क्या होता है कि ज़बरदस्ती दूसरे राज्यों को थोपा जाता है कि तुम सहायक संधि क्या करो, अपनाओ, मतलब हम सेना देंगे तुमको और ये तुम्हारी रक्षा करेंगे और इनको पेंशन भी दोगे, लेकिन जब तुम मर जाओगे तो वो राज हम हड़प लेंगे। अब कोई राज्य मानता था, कोई नहीं मानता था, तो ज़बरदस्ती हड़प लिया था 98 में, 1798 में हैदराबाद को हड़पा। फिर उसके बाद में मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर मेरठ, इन सबको हड़प लिया। तो इनको हड़पा था ज़बरदस्ती, तो वहाँ की प्रजा थी वो नाखुश थी, दूसरे रियासत व राज्य थे वो भी नाखुश थे कि भाई अगला नंबर हमारे आने वाला है। तो वो क्या थे, बगावत यहाँ से पृष्ठभूमि तैयार होती है किसकी, इस 1857 की क्रांति की। दूसरा, जब डलहौजी आया दोस्तों, तो डलहौजी ने हड़प नीति शुरू की, दत्तक पुत्र को इन उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया कि नहीं, जो दत्तक पुत्र रहेगा उस राज्य को हम हड़प लेंगे। तो 1848 में 17 को हड़प लिया जाता है, 49 में जेधपुर, 1849 में संबलपुर, ठीक है, 1852 में अगर देखें तो उदयपुर, 53 में झांसी, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई आती है, उसके बाद में 54 में नागपुर और 56 में अवध। और अवध पर दोस्तों कुशासन का आरोप लगाया जाता है, जो कि अवध पहले मुग़लों के अंडर में ही था, मतलब मुग़लों के अंडर से अंग्रेज़ों ने ले लिया था, जो कि अवध को, जो कि यूपी का क्षेत्र जिसको बोल सकते हैं, जिसकी राजधानी लखनऊ हुआ करती थी। तो क्या था, वहाँ का राजा था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को क्या किया, जनता को उसके खिलाफ भड़का दिया अंग्रेज़ों ने। जनता बेका में आ गई और उसको राजगद्दी से हटा दिया, विद्रोह किया राजा का, तो उसको अंग्रेज़ों ने पकड़ कर जेल में डाल दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ से वो अवध जो क्षेत्र था अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। जब अधीन आया तो क्या हुआ कि वहाँ पर भारी अत्याचार किया जाने लगा, लूटपाट की जाने लगी। दोस्तों जनता फिर नाराज़ हो गई, तो ये कारण रहा। दूसरा कि जो मुग़ल सम्राट था बहादुर शाह जफ़र, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाने लगा, उसको समझा नहीं जाने लगा कि वो क्या है। ऐसे दोस्तों वो तो नाम मात्र का बचा था। जो मुग़ल एक ज़माने में हुआ करते थे, मैंने बताया, जो अकबर हुए, जहांगीर हुए, औरंगज़ेब हुए, शाहजहाँ, बाबर हुए, ये दोस्तों उस समय का अब ख़त्म हो चुके थे, ये अंतिम दौर में चल रहा था। तो दोस्तों जो बहादुर शाह जफ़र है वो इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी उसका अपमान किया गया था उसको, तो यहाँ से जनता जो थी वो भी काफ़ी नाराज़ थी। दोस्तों ये राजनीतिक कारण रहा। उसके बाद में आर्थिक कारण देखें तो जो भारत में जो उद्योग धंधे थे, ठीक है, आर्थिक कारण दोस्तों अर्थ से समझ में आ रहा है कि जो उद्योग धंधों से संबंधित थे, जो कि फैक्ट्रियाँ वगैरह को सिर्फ नष्ट कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। उनको लगता था कि यहाँ सिर्फ कच्चा माल प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे रहेंगे तो क्या होगा, सारा माल यहीं बनने लगेगा। जैसे कि रुई है तो रुई से कपड़ा यहीं बनने लगेगा, तो फिर वो ले क्या जाएंगे। दोस्तों यहाँ से जो फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे सबको नष्ट कर दिया उन्होंने, और वो ले जाने लगेगा ब्रिटेन कच्चा माल, और लगान टैक्स तो वसूलते ही थे। अब यहाँ से जनता से वो बेरोजगार हो गई और किसानों पर अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाने लगा। वो न चुकाए जाने की स्थिति में उन पर अत्याचार किया जाता था और टैक्स की दर में वृद्धि की जाती थी, ठीक है। तो दोस्तों उससे जनता काफ़ी नाराज़ थी और इसलिए बगावत कर दिया। फिर सामाजिक धार्मिक कारण, दोस्तों जो आर्थिक कारण है और जो राजनीतिक कारण है, मतलब जो अंग्रेज़ थे वो अपनी छवि इतनी ख़राब कर चुके थे भारतीय लोगों के सामने कि वो जब अच्छी चीज़ें भी की उन्होंने, तो भारतीय लोगों को नकारात्मक ही लगी। जैसे सामाजिक धार्मिक कार्यों में कुछ कुरीतियाँ हुआ करती थी, कुछ जैसे कि मान लो अगर देखें तो
राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का विरोध हुआ, जो कि सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय बैन हुई। तो जब सती प्रथा का बैन हुई तो काफ़ी जो रूढ़िवादी थे, जो धर्म को काफ़ी मानने वाले थे, जो आडंबर, वो काफ़ी नाराज हुए कि तो हिंदू धर्म की परंपरा है, महिलाओं को तो सती होना ही होता है, इसमें ये कानून बनाकर ये हमारे हिंदू धर्म के तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या हमारे धर्म में क्यों दखल दे रहे हैं। दूसरा, ठगी प्रथा, जो दूसरों को लूटने की थी, वो भी परंपरा थी, उस पर भी बैन लगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। फिर उसके बाद में जो एलन बरो आता है, दास प्रथा का लगता है, जो गुलाम होते थे सदियों तक, उनके वहीं काम किया करते थे, उस पर बैन लगाया। फिर उसके बाद में अगर देखें तो लॉर्ड हार्डिंग के समय नर बलि प्रथा, जो जीवों की हत्या है, उस पर भी टैक्स। तो ये दोस्तों, और अगर देखें तो जो लॉर्ड डलहौजी के समय ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से क्या हुआ कि विधवा पुनर्विवाह चालू हुआ। अब दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा पर बैन तो लग गया था, लेकिन क्या हुआ कि वो महिला करेगी क्या, तो फिर वापस से कहा गया कि वो वापस अपना जीवन शुरू कर सकती है और वो आप दूसरा विवाह कर सकती है, तो उस पर कानून बनाया गया। ठीक, अब होता क्या है कि उस पर भी काफ़ी विरोध हुआ कि भाई ये तो घोर अन्याय है और अधर्म है, महिला दूसरा विवाह कर ही नहीं सकती, ये तो पाप है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, ये आज के समय अच्छा मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि कैसे होंगे, लेकिन दोस्तों जो परंपरा रहती है, मैंने आपको बताया कि वो मतलब कि भावना से जुड़ी होती है, वो सच है या गलत है उससे कोई मतलब नहीं है, जो चल रहा है सदियों से उसको हम अंदर बिठा लेते हैं और उसके हिसाब से ही फॉलो करना होता है, ये परंपरा ऐसी होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इतनी सारी जब बदलाव किए तो बाहर जो रूढ़िवादी थे, जो आडंबर थे, वो काफ़ी नाराज़ हुए और ये दल भी नाराज़ हुआ। फिर उसके बाद में सैनिककरण, तो दोस्तों जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। सैनिकों का रेशो जो था दोस्तों 5:1 था। जब भारतीय सैनिक 5 रहते थे, वहीं अंग्रेजों का 1 ही रहता था। दूसरा कि उनका प्रमोशन होता ही नहीं था, सैनिक नीचे ग्राउंड नीचे के नीचे ही बनकर रह जाते थे, वो अधिकारी बन ही नहीं पाते थे। अंग्रेज सैनिक फटाक से बन जाते थे, कुछ वर्षों में ही उनका प्रमोशन हो जाता। सैलरी में थोड़ा फ़र्क आ जाता, रहन सहन में, और जो खाना मिलता था उसमें भी। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो जो डाक डलहौजी के समय जो डाक अधिनियम आया था, उसमें डाक की व्यवस्था हो गई थी। तो उस समय दोस्तों अधिकतर जो सैनिक थे वो अवध क्षेत्र से ही संबंध रखते थे। अब उनको जो यहाँ पे अगर बंगाल में थे वो, तो यहाँ से अगर क्या हुआ कि जो घर पर डाक देने पर भी उनको क्या हुआ, चिट्ठी लिखने पर रोक लगाई गई। अब एक तो घर से दूर रहते हैं वो और चिट्ठी भी नहीं लिख सकते, तो वो नाराज़गी थी। अब अवध पर जैसे ही उन्होंने कुषण का आरोप लगाकर मिलाया अवध को, तो वहाँ पर क्या हुआ, भारी वो अत्याचार करने लगे, लूटपाट करने लगे। तो इससे जनता काफ़ी नाराज़ थी, सैनिक भी नाराज़ थे। अब एक बार युद्ध होता है इधर बर्मा म्यांमार से, पहले बर्मा हुआ करता जिसकी राजधानी रंगून थी, तो वहाँ युद्ध होता है। और वहाँ जब युद्ध हुआ और गए तो भारतीय सैनिकों को बोला कि भाई तुम क्या करो, समुद्र पार करके जाओ। अब समुद्र पार दोस्तों हिंदू धर्म में मतलब एक धर्म के अनुसार हिंदू समुद्र को पार करना अपराध मतलब कि ये काफ़ी धर्म के विरुद्ध माना गया है, देवता माना गया है, समुद्र को तो पार नहीं कर सकते हम, पेड़ पर कैसे चल सकते देवता पर, दोस्तों ऐसा माना गया है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी नाराज़ हुए। अब जो शान रखते थे मतलब दाढ़ी रखना जिनकी शान हुआ करती है, दाढ़ी पर भी बैन लगा दिया गया। तो दोस्तों इतने सारे जब बदलाव किए, सैनिक तो काफ़ी नाराज़ हुए। अब दोस्तों एक तात्कालिक कारण होता है, क्या तात्कालिक कारण होता है कि एक घटना होती है छोटी सी। क्या था कि दिसंबर 1856 में एक पिस्तौल थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस को हटा दिया सैनिक से, और उसकी जगह आई सेना में, उसकी जगह आई इनफेंट राइफल। ठीक है दोस्तों, ब्राउन बेस को हटा दिया और इनफेंट राइफल आई। अब इनफेंट राइफल की जो मुंह की जो टोपी रहती है दोस्तों, ये बंदूक है और यहाँ से गोली चलेगी, तो यहाँ पर जो टोपी रहती है उस टोपी पर क्या था कि जो टोपी बनी होती थी वो टोपी बनी होती थी गाय और सूअर की चर्बी से। ठीक है, अब इसमें धार्मिक भावना आहत होती है। अब दोस्तों होता क्या कि ये बातें पता चलती नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति था वो उस फैक्ट्री में ही काम कर रहा था जिस पर ये टोपी बनती है, वो राइफलों में लगती थी। ठीक है, इन्फेंट राइफल। तो दोस्तों होता क्या है कि उस समय दोस्तों क्या था कि छुआछूत अनटचेबल काफ़ी होता था। आज के समय का बहुत कम हो गया, लेकिन उस समय 1857 के समय की बात हो रही है, तो उस समय तो होता ही होगा। अब दोस्तों होता क्या है कि एक व्यक्ति था, वो एक बड़े व्यक्ति ब्राह्मण व्यक्ति के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसको लोटा था, उस लोटे को वो छू लेता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उसको वो डांटता है कि पागल हो गया है, तू मेरे साथ क्यों आ रहा है,
जो धर्म के अनुसार चलना है कि जो 4 वर्ग बने हुए हैं तो तू अधर्म क्यों कर रहा है, मैं तेरे से कितना ऊंचा हूँ समाज में और तू मेरे साथ ही लोटा कैसे छू सकता है। उस समय छूना दोस्तों क्या है, छूत माना जाता था। तो वो बोलता है कि तुम इतना ही अगर भेदभाव कर रहे हो और इतना धर्म को फॉलो करते हो तो तुम फिर ये जो गाय सूअर की चर्बी जो लगी होती है उसको क्यों छूते हो। तो इसको फिर पता चलता है, वो गुस्से में बोल दे जाए कि फिर ऐसा ऐसा हो रहा है, तब से हो रहा है। तो फिर उसको पता चलता है, फिर बात फैलती है। धीरे धीरे यह बात क्या है, दिसंबर की बात है। अब धीरे धीरे यह बात फैलती है बंगाल में। तो धीरे धीरे ये फैलती है जनवरी में दमदम में फैलती है। फिर थोड़ी और बात फैलती है तो बहरामपुर बंगाल में और फिर बैरकपुर छावनी तक फैल जाती है। अब वहाँ एक व्यक्ति हुआ करता था जो सैनिक में, जिसका नाम था मंगल पांडे। 29 मार्च को क्या होता है, जब उसको पता चलता है तो सेना का दौरा करने आते हैं 2 व्यक्ति, जिसका नाम अगर देखें तो एक सर ह्यूरसन था और उसका लेफ्टिनेंट था बाग। ये दोनों आते हैं सेना की देख रेख करने के लिए। अब वो मंगल पांडे को देखते हैं, मंगल पांडे को बोलते हैं कि तुम क्या करो, ये पिस्तौल हमको चला कर दिखाओ। तो मना कर देता। अब उनके पास चाबुक हुआ करते हैं दोस्तों, हम नाटक सीरियल में देखते हैं कि उनके पास तो चाबुक मारना शुरू कर देते हैं मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे क्या करता है, फिर एक दूसरी बंदूक थी जिस पर टोपी नहीं लगी थी, दोनों को गोली मार देता है। अब उसको पकड़ कर और वहाँ सैनिकों को बोलता है कि दोस्तों बहुत हुआ, हम इनका विरोध करेंगे और यहाँ से हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे। तो कुछ सैनिक है वो भी मंगल पांडे का साथ देते हैं। तो उनको क्या होता है, सबको पकड़ लिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद उन सैनिकों को मारा जाता है सबके सामने। वो दिखाया जाता है भारतीय लोगों को, सैनिकों को, कि जो हमारे खिलाफ बगावत करेगा उसका यही हाल होगा। तो 29 मार्च को मंगल पांडे को पकड़ा जाता है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। दोस्तों मंगल पांडे के ऊपर, जो मंगल पांडे की जीवनी के ऊपर एक आमिर खान की एक मूवी भी है जिसका नाम ही मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, वो मूवी शायद 2006 में आई थी वो मूवी दोस्तों, आप देख सकते हैं मंगल पांडे को समझने के लिए। उसके बाद में दोस्तों देखें तो उसकी मृत्यु हो गई। वो 34वीं रेजिमेंट या इनफील्ड का सिपाही था, मतलब जो टुकड़ी होती है तो 34वीं रेजिमेंट थी उसकी, मंगल पांडे की। क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है कि वो कौन सी रेजिमेंट थी जिसमें मंगल पांडे थे, तो वो 34वीं थी। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो सैनिक, मंगल पांडे को तो फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल को, लेकिन उनके जो सैनिक थे उनको पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों ये इतने सारे कारण हुए तो क्या हुआ, क्रांति तो होगी। अब क्रांति प्रारंभ होती है तो यहाँ से प्रारंभ होती है, जो मेरठ है, जो यहाँ यूपी में एक नगर पड़ता है मेरठ। तो मेरठ से 10 मई को एक सैनिक टुकड़ी क्या करती है, बगावत करती है और शस्त्रागार का जहाँ शस्त्र रखे रहते हैं उसको लेती है, उसको ले लेती है। और क्या होता है कि फिर वहाँ से लेकर जो सैनिक बंद थे मंगल पांडे के समय उनको छुड़ाते हैं और 11 मई को दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। दिल्ली की ओर चल निकले, पैदल ही भागते, जोश इतना रहता है कि यहाँ से वो दिल्ली चलते हैं, जो कि दिल्ली अंग्रेज़ों के अंडर में हुआ करता था। अब दिल्ली को क्या स्वतंत्र कराया जाता है 12 मई को। ठीक है, और बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम शासक था उसको अपना नेता चुना जाता है। अब नेता जो है दोस्तों, बहादुर शाह जफर बोलता है कि मैं तो इतना तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊँगा, जो मैं सेनापति है वक्त का वो तुम्हारा नेतृत्व करेगा। तो बोले ठीक है, यहाँ पर तय किया जाता है बहुत हुआ, अब अंग्रेज़ों से हम लड़ेंगे। अब जब ये बात पता चली तो बख्त खान ने भी बोला कि हम लड़ने जा रहे हैं महाराज और आप भी चलो बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर ने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं महल में रहूँगा, तुम जाओ। तो वो सैनिकों को लेकर बख्त खान क्या करता है, वो चला जाता है। अब यहाँ पर रहता है कौन, बहादुर शाह जफर, उसका परिवार, सारे सैनिक तो चले जाते हैं। फिर अंग्रेज़ों को जब पता चलेगा चली जाता है, तो फिर पता चला तो बहुत बड़ी सेना लेकर आए और घेर लिया किले को। जब बहादुर शाह जफर रहता था घेर लिया, और क्या हुआ कि उसके खिलाफ फिर उसको बेटों को पकड़ लिया और बोला कि एक काम करो, तुम, कैंपबल मुख्य सेनापति था, कैंपबल ने बोला कि तुम बाहर आओ। वो तलघर में छुप गया था दोस्तों, कौन, बहादुर शाह जफर। उसको बुलाया और बोला कि तुम आते हो नहीं आते हो तुम्हारे बेटों को मार दिया जाएगा। वो जैसे ही बाहर आता है तब भी मार दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ इमोशन इतना समझते नहीं थे, उनमें अंदर इतनी भावना थी नहीं। तो बहादुर शाह जफर को फिर पकड़कर रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ 1862 में मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये इसका प्रारंभ रहा। अब दोस्तों विस्तार देखेंगे हम, तो विस्तार में क्या होगा कि ये जो किस क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था उस विद्रोह का, और उसका दमन किसने किया था, और फिर उसके बाद में क्या हुआ। ठीक है दोस्तों,
ये हम देखेंगे। तो देखिए दिल्ली के क्षेत्र में हमने देखा, अगर यहाँ पर अगर दिल्ली मान लें, ये दिल्ली के क्षेत्र में यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र था। तो बहादुर शाह जफ़र को विद्रोह का नेतृत्व किया था दिल्ली के क्षेत्र में, और इसका नेतृत्व निकोलस ने किया था। मतलब निकोलस की मृत्यु हो गई थी तो हडसन आया था, हडसन ने विद्रोह को दबाया था, और फिर उसको क्या है पकड़कर बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे चले तो यहाँ अवध का क्षेत्र है लखनऊ, वाजिद अली शाह, तो जो दूसरा उत्तराधिकारी अल्पवयस्क था तो बेगम हजरत महल, नाम सुना होगा आपने, बेगम हजरत महल नेतृत्व करती है लखनऊ के क्षेत्र में। और इस विद्रोह का जो दमन था वो दमन किया था कैंपबेल ने। ठीक है, कैंपबेल ने दमन किया था, लेकिन वो सरेंडर नहीं करती है, नेपाल चली जाती है। कौन? बेगम हजरत महल। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों देखें तो यहाँ पर लखनऊ कानपुर, जो कि इसके नीचे कानपुर आएगा, कानपुर में जो कि नाना साहब, ठीक है, नाना साहब इसका साथ यहाँ पर तात्या टोपे ने दिया था। दोस्तों ये सब एक साथ नहीं थे, अलग अलग थे, छुटपुट थे। इनमें दोस्तों कोई राज्य अलग तारीख को लड़ा है, कोई अलग महीने लड़ा है, दोस्तों एक साथ युद्ध नहीं हुआ था, ये अलग अलग हुआ था अपने अपने तरीके से। अब यहाँ पर अगर देखें तो नाना साहब इसका दमन भी कैंपबेल ने किया था, ठीक, कानपुर के क्षेत्र में। और नाना साहब ने क्या थे, वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, इनका बचपन का नाम दोंदूपन था। फिर उनका साथ किसने दिया था, तो तात्या टोपे ने दिया था, जिनका बचपन का नाम रामतनु पांडुरंग था। फिर वो आ जाता है ग्वालियर, जो कि ग्वालियर एमपी का एक शहर है, और वहाँ आकर फिर उनका दोस्त रहता है मानसिंह, और मानसिंह बता देता है अंग्रेजों को, और फिर तात्या टोपे को यहाँ फांसी दे दी जाती है। फिर अगर यहाँ देखें तो यहाँ एक और शहर है झांसी। झांसी से कौन आएगी, नाम से पता चल रहा है, अपने नाटक मूवी सीरियल वगैरह काफ़ी बन चुके। झांसी रहती रानी लक्ष्मीबाई, जो कि उनका जो पति था गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनका एक पुत्र था शेर सिंह, वो मर चुका था। तो क्या था कि उन्होंने एक गोद पुत्र लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। जब अंग्रेजों को पता चला तो झांसी को हड़पने लगे, फिर दोनों के बीच संघर्ष होता है। तो इसका दमन क्या था झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को, वो सर ह्यूरोज ने किया था। किसने? सर ह्यूरोज। ठीक, उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ बिहार में अगर देखें तो जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह, सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को धूल बाबू कुंवर सिंह ने ही चटाई थी, सबसे ज़्यादा हराया था। वो यूपी के क्षेत्र तक उनको खदेड़ दिया था, किनको? अंग्रेजों को। तो बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से वो जमींदार थे।